गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। करते हैं फटाफट प्रशासन की अहम खबरों की तरफ रुख। क्या रहने वाली हैं खबरें, वो तमाम जानकारी हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका अपना चैनल पीपीटी न्यूज। चरखी दादरी में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने संदीप भगत सिंह फोगाट के पारिवारिक विवाह समारोह में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस की हार के बारे में बात की और हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी और आपराधिक मामलों पर चिंता व्यक्त की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और अपराध भी अपने चरम सीमा पर है। उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। आज हमारे भाई संदीप फोगाट जी की बहन की का विवाह शादी कार्यक्रम है, तो सामाजिक कार्यक्रम में आज यहाँ पे पहुँचे। तो हम ये बहुत शुभकामनाएं देते हैं फोगाट परिवार को, हमारी बहन को, कि भगवान उनका, ईश्वर उनका घर खुशियों से भर दे। हरियाणा में अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, क्या देखते हैं कांग्रेस? देखिए जैसा नतीजा आया है वो देश को अचंभित करने वाला नतीजा रहा है और बीजेपी ने हर तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए बड़े स्तर पर जो हो सकता था वो किया। बहरहाल भाजपा की सरकार बनी है, हमने शुभकामनाएं दी हैं कि ये सरकार है, नई सरकार है, जनता के हितों में काम करे, लेकिन साथ में टक्कर का विपक्ष लोगों ने चयनित करने का काम किया। हरियाणा के इतिहास में आज तक का 37 विधायकों का सबसे बड़ा विपक्ष का विधायक दल, कांग्रेस का विधायक दल इस बार जनता ने विधानसभा में भेजा है और भाजपा के 39.9% वोट के मुकाबले में 39.5% वोट कांग्रेस पार्टी को भी देने का काम लोगों ने किया। बराबर का मत प्रतिशत और टक्कर का विपक्ष। तो हमारी जो जिम्मेदारी लोगों ने लगाई है हम उसको स्वीकार करते हैं और एक सकारात्मक विपक्ष की जिम्मेदारी, हर वर्ग की आवाज़ उठाएंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे और ईमानदारी की और सच्चाई की कभी हार नहीं हो सकती। इस भावना से हम आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में 70 में फिलहाल विनेश फोगाट के गायब के पोस्टर लगे हैं, गुप्ता के पोस्टर लगे हैं, विधानसभा में आवाज नहीं उठा पाई, क्या लगते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि वो जो है कोई ना कोई कारण रहा होगा और वो जल्दी मैदान में और विधानसभा में पहुंचेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। महाराष्ट्र और झारखंड में अभी चुनाव हो रहे हैं, क्या नतीजे सामने? हमें तो उम्मीद है कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। 2029 में भी चुनाव होने, क्या इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, तैयारी तो सारी पार्टियों की तरफ से रहती है। अभी जैसा मैंने कहा कि एक नया हरियाणा के अंदर नई विधानसभा का गठन हुआ है, जिसमें सरकार के रूप में भाजपा को अवसर मिला है और विपक्ष एक बराबर का विपक्ष। हरियाणा में कभी इतने 37 विधायकों का विधायक दल विपक्ष में नहीं बैठा। इससे पहले सबसे अधिक संख्या 31 ही थी जो पिछली बार विपक्ष में था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक संतुलन हरियाणा की राजनीति में लोगों ने बनाया है अपने जनादेश के माध्यम से। तो अब ये नया जब जो है सरकार की कार्यशैली जैसी रहेगी, हम विपक्ष के रूप में उस पर अपनी निगरानी रखेंगे, लोगों के हकों की आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी कह रही है हरियाणा से कांग्रेस गायब हो चुकी है, 2029 में कांग्रेस नहीं आएगी। देखिए भाजपा क्या कह रही है और भाजपा क्या नारे हैं, उसका क्या अर्थ है, कैसे गायब हो चुकी है? क्या बराबर का मत प्रतिशत जो भाजपा को जिन 57 लाख लोगों ने वोट डाली है और 60,000 कम लोगों ने कांग्रेस को मत दिया है हरियाणा के अंदर, तो वो भी हरियाणवी हैं और वो भी एक हैं। ये जो कह रहे हैं कि भाई जो नारे जो हैं कि ऐसे ऐसे नारे हैं, तो कहता है एक हैं सेफ हैं। जो भाजपा को जो वोट नहीं दे रहे वो भी भारतवासी एक हैं, बराबर के हैं। 60% लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दी हरियाणा में। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि कोई पार्टी ख़त्म हो गई या कोई पार्टी नहीं रही। ये प्रजातंत्र में इस तरह की भाषा कोई स्थान नहीं है। भाजपा की सरकार बनी है, वो अपना काम करें और जो मुद्दे हैं हमारे, यूं के यूं मुद्दे हैं। आज हरियाणा विकास की पटरी से उतरा है। आज बेरोजगारी में, अपराध में हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचा इस सरकार कार्यकाल में। मुद्दे हमारे यूं के यूं खड़े हैं, तो उन मुद्दों को समाधान की तरफ सरकार कदम बढ़ाए और विपक्ष की जो हमारी भूमिका है उसको हम निभाएंगे। चरखीदार से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मनीषा सांगवान जी खड़ी थी, करारी हार मिली है, क्या मानते हैं? ये हार, आप ये चंद वोटों की हार है
आपके कहने से करारी नहीं हो गई। 65,000 वोट जो लोगों ने जो दी है वो आपको करारा जवाब देंगे। जो वोट कांग्रेस को मिली है, ये हम उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। आपके कहने से हम नहीं पीछे हटेंगे। ग्रेप 4 चरण की हिदायतों का सख्ती से हो पालन। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से की समीक्षा। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वायु गुणवत्ता की दृष्टिगत लागू किए गए ग्रेप 4 चरण की हिदायतों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जिलावार समीक्षा करते हुए उपायुक्तों को इन हिदायतों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करवाने को कहा। जिला की ओर से उपायुक्त मुनीश शर्मा ने मुख्य सचिव को उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ग्रेप 4 चरण की हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जिला में ग्रेप 1 से 4 चरणों की हिदायतों के अनुसार संबंधित निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं और कोताही मिलने पर चालान करने को कहा गया है। संबंधित उपमंडलाधीशों की अध्यक्षता में निगरानी टीमें गठित की गई हैं। शहरी क्षेत्रों में भी निगरानी टीमें निरंतर निगरानी कर रही हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर कहीं निर्माण कार्य चल रहे हैं तो उन्हें तुरंत बंद करवाएं और नियमानुसार चालान करें। नगर परिषद द्वारा कचरा को जलाने की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाए। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुरूप विशेष सावधानी बरतें जिलावासी। प्रदूषण के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, एक बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने जिला के नागरिकों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुरूप विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत भारी वायु प्रदूषण, मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन प्रक्रिया और फ्यूजिटिव उत्सर्जन, वाहनों का एमिशन, सड़क पर उड़ने वाली धूल, निर्माण और विध्वंस गतिविधियां, प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषण, कूड़ा जलाना, खाना पकाने और आतिशबाजी के लिए ठोस ईंधन का उपयोग वायु प्रदूषण और भारत में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का कारण है और इसके लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने कहा कि वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर होता है। अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों से पुरानी फुफ्फुसीय या हृदय संबंधी समस्याओं वाले रोगियों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सावधान रहना चाहिए और वायु प्रदूषण संपर्क में आने से बचना चाहिए। वायु प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय खतरा है जो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण से निमोनिया, अस्थमा और क्रोनिक प्लूमेनरी डिजीज सहित तीव्र और दीर्घकालिक श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। वायु प्रदूषण से इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक हो सकता है। वायु प्रदूषण से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। वायु प्रदूषण से समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन का जोखिम बढ़ सकता है। वायु प्रदूषण से मृत जन्म और गर्भपात को जोखिम बढ़ सकता है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को खुद से बचाने के लिए सावधानियां रखें। उच्च वायु प्रदूषण वाले स्थानों पर जाने से बचें, जैसे धीमी और भारी यातायात वाली सड़कें, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, निर्माण, विध्वंस स्थलों आदि के पास
क्षेत्र गंभीर एक्यूआई वाले दिनों में सुबह और दिन शाम को खुली हवा में टहलने, दौड़ने एवं शारीरिक व्यायाम करने से बचें। सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन न करें। बंद परिसर में मच्छर मारने वाली काइल और अगरबत्ती जलाने से बचें। पटाखे न जलाएं। आंखों को नियमित रूप से स्वच्छ पानी से धोएं। गुनगुने पानी से नियमित गरारे करें। सार्वजनिक परिवहन या कार पूल का प्रयोग करें। घरों, कार्यस्थलों के अंदर झाड़ू लगाने की बजाय गीला पोछा लगाएं। सांस फूलने, सीने में तकलीफ या दर्द, खांसी, आंखों में जलन होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गांव आदमपुर डाढ़ी बाना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच प्रिया व जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारन उपस्थित रही। सरपंच ने महिलाओं और लड़कियों को अपनी शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। आज समाज में लड़कियों की शिक्षा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। हम सभी को मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इस अभियान के उद्देश्य और इसके तहत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा मिले और उसका समुचित विकास हो। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी जो योजनाएं हैं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि लोग किसी भी समस्या के समय त्वरित सहायता प्राप्त कर सकें। गांव की महिलाओं और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी राय है वो भी साझा की। कार्यक्रम के अंत में सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प भी दिलाया गया। यह जागरूकता अभियान गांव में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर। उपायुक्त मुनीश शर्मा जिला मुख्यालय पर आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम ने सुनी समस्याएं। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त मुनीश शर्मा के मार्गदर्शन में लघु सचिवालय परिसर में प्रथम थल स्थित 2 नंबर सभागार में प्रत्येक कार्य दिवस के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक विशेष समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समाधान शिविर में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं और आने वाली समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारी को देकर उनका जल्द से जल्द समाधान कराने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए दिशा में एक नायब अनुकरणीय पहल है। इन शिविरों का उद्देश्य प्रशासन और नागरिकों के बीच दूरी को कम करना है, उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें राहत प्रदान करना है। लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रति कार्य दिवस में आयोजित हो रहे इन शिविरों में नागरिक अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए पहुंच रहे हैं और सरकार द्वारा त्वरित व प्रभावी समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को नवीन कुमार ने समाधान शिविर में नागरिकों की समस्या सुनते हुए मौके पर ही समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। समाधान शिविर में 3 नागरिकों की समस्याएं प्राप्त हुई। एसडीएम ने कहा कि समाधान शिविर में आने वाले नागरिक अपने मुद्दों को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं।
जिससे न केवल उनकी समस्याओं का समाधान होता है बल्कि प्रशासन को भी यह समझने का मौका मिलता है कि जमीनी स्तर पर क्या चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार द्वारा जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का भी कार्य कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा बगैर देरी के नागरिकों की समस्याओं में प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। वहीं दादरी नगर परिषद कार्यालय और जिला के सभी खंड कार्यालयों में प्रतिदिन समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला व सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार के दिशा निर्देश अनुसार जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव CJM संजीव काजला ने कहा कि जेल में किसी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है। CJM संजीव काजला ने झज्जर जिले के कारागार का निरीक्षण करते हुए कैदियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रह रहा है तो वह विविध सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। वह इसके साथ जेल का दौरा करते हुए CJM संजीव काजला ने पुरुष बैरिक और का निरीक्षण किया तथा CJM संजीव काजला ने जेल का दौरा करते हुए कैदियों के रहन सहन, खान पान, पीने के पानी की व्यवस्था, पुस्तकालय, साफ सफाई, चिकित्सा आदि का भी अवलोकन किया। उन्होंने जेल में बिताई गई अवधि के बारे में कैदियों से पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों को जिला विविध सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दादरी जिला के किसी भी कैदी को कानूनी मदद की आवश्यकता है तो DLSAC कार्यालय को सूचित किया जाए। इस अवसर पर उनके साथ उप अधीक्षक अमित अत्री सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारी प्रशासन की अहम और पुख्ता खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी और बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। आप अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।